2 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स। हाँ जी, 2 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर है आपका नेट जीरो एमिशंस। नेट जीरो एमिशंस। अब ये जीरो एमिशंस किस चीज के? देखो इस टाइम आपकी कोप 26 की मीटिंग चल रही है। कहां पे? ग्लासगो में। ठीक है, सारे कौन सा फ्रेमवर्क जिसके अंडर ये मीटिंग हो रही है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब से शुरू हुई थी? याद है या नहीं? 1992 में आपकी हुई थी एक अर्थ समिट, जहां पे सबसे पहले कंट्रीज ने सोचा था कि हमें ऐसा कुछ करना है कि क्लाइमेट चेंज रोकना है। 1992 में कौन से शहर में हुई थी? रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो, बिल्कुल। तो यहां से जो यहाँ पे एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि ब्रॉड आउटलाइन तैयार कर ली गई कि हमने क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए कैसे काम करने। कोई फिक्स टारगेट नहीं लिए और बाकी सारी चीजें नहीं सोचेगी, बस एक फ्रेमवर्क कि हम करेंगे कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए। अब ये जो आपकी कन्वेंशन थी ये इंप्लीमेंट हुई जाके 1994 में, और तब से इसके अंडर उसके बाद से मतलब इसके अंदर हर साल मीटिंग्स होती हैं। इस टाइम इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं इन्हें, क्योंकि हर साल सारे इसके सिग्नेटरी देश आते हैं और आपस में मीटिंग करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करें। रिसल्ट 26th मीटिंग हो रही है ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पड़ता है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। ठीक है, आपके स्कॉटलैंड में पड़ता है ग्लासगो, और वहां पे इससे भी मीटिंग हो रही है। तो इंडिया ने यहाँ पे एक टारगेट लिया है कल के इंडिया नेट जीरो मिशन तक पहुंच जाएगा 2070 तक, और 2020 तक हमने 1 टन एमिशन कम करने की बात की है। ठीक है, 1 बिलियन टन एमिशन कम करने की बात की है, और 2070 तक हम बोल रहे हैं कि हम नेट जीरो एमिशन टारगेट तक पहुंच जाएंगे 2070 तक। ठीक है, तो टारगेट बहुत दूर है। अपनी उम्र में 50 साल जोड़ दो, तब जाके इंडिया कह रहा है कि तब हम ग्रीन हाउस गैस नेट एमिशन जीरो कर देंगे। देखो 2 वर्ड होते हैं, नेट और ग्रॉस। इनका मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। ग्रॉस का मतलब है टोटल, बस जितना बना उसका टोटल। नेट का मतलब क्या होता है? टोटल माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि कट कटा के कितना बचा। देखो हम ग्रॉस जीरो एमिशन की बात नहीं कर रहे, नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि देखो अगर हम अपनी इकोनॉमी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे जितने मर्जी क्लीन फ्यूल ले आए, ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल ही जीरो एमिशन हो सकती है, कि सारी एमिशन ही खत्म होगी। कुछ तो एमिशन हमेशा ही रहेगी, बस वो एमिशन इतनी हो कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, वो ओवरऑल जीरो हो जाए। ठीक है, हम मतलब बाकी सारी की सारी एमिशन जीरो कर देंगे, बस जो एसेंशियल एमिशन रह जाएंगी बस वही रह जाए, बाकी सारी एमिशन जीरो रह जाए। मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलाते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब देखो उसके लिए भी तो सिलिकॉन लगना है बैटरीज बनाने के लिए, आयन सिलिकॉन की बैटरीज है वो। तो अगर बैटरीज बननी है, माइनिंग तो होगी, अब उन एमिशंस को भी तुम काउंट करोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से काम करेंगी कि आपको नेट जीरो एमिशन पे, यानी कि हम बस अपना मिनिमम छोड़ के बाकी। तो ये नेट जीरो क्या होता है यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, अब सेकंड करंट अफेयर एक यही इसी मीटिंग से जुड़ा हुआ है। देखो आजकल यही मीटिंग से ज्यादातर खबरें हैं, एडिटोरियल्स भी नहीं की हैं। बेसिक क्या है? देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का छोटा रूप है, एक ग्रुपिंग का। जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का ग्रुप है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्हें एक साथ मिलके कह देते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स देश जब रेफर किया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना,
साउथ अफ्रीका। ये सारे के सारे देश जो हैं ये डेवलपिंग देश हैं ज्यादातर, मतलब इनमें से रशिया थोड़ा सा बेटर डेवलप्ड है, बाकी सारे के सारे डेवलपिंग देश हैं आपके। अब इसके कारण क्या है, इन सब ने अपने इंटरेस्ट को जो मैच किया, इन सब ने मिलके बना ली थी ब्रिक्स। पर रशिया की क्योंकि थोड़ी सी, क्योंकि वो यूरोप में पड़ जाता है और उसकी डेवलपमेंट पहले से ज्यादा हुई हुई है, सोवियत यूनियन था वो, कभी उसकी डेवलपमेंट काफी हमसे ज्यादा बेटर है। इस कारण ये बाकी जो देश हैं, रशिया को अगर एक्सक्लूड कर दो, वो सबकी एक और ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है आपकी बेसिक, जिसमें ब्राजील BA उसका हो गया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये सारे के सारे प्रॉपरली डेवलपिंग देश, ये सब का टैग है। ये सारे जो ब्रिक्स हैं, सॉरी इनके लिए डेवलपिंग टैग नहीं यूज करेंगे, इन्हें कहेंगे इमर्जिंग इकोनॉमीज, वो इकोनॉमीज जो ग्रो कर रही हैं। डेवलपिंग ये सारे हैं, ठीक है, रशिया को अगर एक्सक्लूड कर लेंगे, इन्हें कहेंगे डेवलपिंग देश है, ठीक है। तो ये जो आपका टैग है, अब बेसिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये क्या कह रही है, ये आपकी सारी दुनिया को कह रही है कि देखो अगर तुम चाहते हो, देखो दुनिया की जो सबसे बड़े 3 एमिटर्स है ना ग्रीन हाउस गैसेस के, सबसे बड़ा चाइना हो गया, उसके बाद USA है और तीसरे नंबर पे इंडिया। तो इसमें इंडिया चाइना भी आ गए और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज भी है। हम अगर कह रहे हैं, हम एक तरह से जो डेवलप्ड देश हैं, जो अमीर देश हैं, इन सबको कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर काम करें, हमें फंडिंग दो, ठीक है। हुआ क्या था, ये जो आपकी UNFCCC का एग्रीमेंट है, इसके अंदर ना आपके जितने डेवलप्ड देश हैं, इन्हें ना एक इनका एनेक्स्चर बनाया गया, एनेक्स्चर 1 के देश उन्हें कहते हैं। एनेक्स्चर 1 का मतलब है वो सारे देश जो डेवलप्ड है। ये जो अमीर देश हैं, डेवलप्ड और रिच देश हैं, इन सब ने कमिटमेंट की थी कि ये डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करेंगे, $100 बिलियन का एक फंड बना के, जो सारे के सारे आपकी डेवलपिंग देशों में बट सके, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग में, कि वो भी सेफ और सस्टेनेबल एनर्जीज आपकी यूज कर सके, तो कोल से शिफ्ट कर सके हम धीरे धीरे। पर ये अभी तक कहीं पे भी ये प्रॉमिस नहीं पूरा हुआ है, 100 बिलियन कहीं पे इकट्ठा नहीं हुआ। तो इस कारण आपके डेवलपिंग देश सारे कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम इतना जल्दी शिफ्ट करें, तो हमें फंडिंग दो। और आप क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले कर चुके हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है कि आप ज्यादा करो, उसके अंदर अपने देश में भी इंप्रूवमेंट करोगे, प्लस हमें फंडिंग भी दोगे, ठीक है। और अपने देश में मतलब आप जल्दी टारगेट अपने अचीव करो। इस चीज को, ये भी प्रिंसिपल आपका UNFCCC में था, इसे कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ये पहले ये समझाता हूं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतना। इसका क्या मतलब है, कॉमन, हम सब चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो जाए, ठीक है, तो हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये हमारा कॉमन टारगेट है। पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या बोला जाता है कि जो आपके डेवलप्ड देश हैं, इन्होंने अपनी डेवलपमेंट के चक्कर में, जो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इन्होंने रज के पोल्यूशन किया, उसी की ही रेपरकशन है कि आज जो हम सब भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तब रेगुलेट नहीं किया, तब होने दिया, जितना पोल्यूशन हो रहा है, जितना गंद पड़ रहा है, सब कुछ पड़ने दिया। आज इन्हें रेगुलेशन याद आ गई है, और आज ये हम जो इंडिया भी डेवलप हो रहा है, चाइना भी डेवलप हो रहा है, हमें भी कह रहे हैं कि हमारे बराबर कंट्रीब्यूट करो। तो बराबर थोड़ी कर सकते हैं, तुम तो पहले से पोल्यूशन कर रहे हो, और पोल्यूशन करके तुम अमीर भी हो गए हो, हमने तो अभी अपनी पॉपुलेशन को अमीर करना है। तो यहां पे प्रिंसिपल आता है कि देखो हम अचीव दोनों ये करना चाहते हैं, पर हम दोनों डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तुमने ज्यादा गंद डाला है और आज भी डाल रहे हो, तुम ज्यादा करोगे। हमने कम गंद डाला है, हम कम करेंगे, ठीक है, और स्लोली करेंगे, तुम ज्यादा तेज करोगे, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्क करती हैं, डेवलप्ड देशों ने क्या करना है और डेवलपिंग देशों ने क्या करना है। इनके ऊपर ज्यादा बर्डन है, हमारे ऊपर उससे कम है। बर्डन दोनों के ऊपर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर तो सबके ऊपर ही होना है, इसी कारण कॉमन है, कॉमन चीज, पर दोनों का करने का स्टाइल अलग अलग होगा, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग आती है, ठीक है, हमने किया भी तो अलग अलग है। तो इस कारण रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी का मतलब है जिस देश के अंदर जितनी कैपेबिलिटीज, आपके UNFCCC में आज भी कोई एक फिक्स्ड एग्रीमेंट नहीं है कि कब तक किसने क्या कम करना है। हर देश क्या करता है, जितनी उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं,
वो अपने फिर खुद के नेशनली डिटरमाइंड गोल्स बना लेता है। जैसे इंडिया ने ये टारगेट लिया है कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन पे आ जाएंगे, ये हमने टारगेट लिया है, हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं है। अगर मैं 2070 तक भी नहीं अचीव करूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये मेरा अपना टारगेट है, मेरी अपनी कैपेबिलिटी मैंने देखी है और मुझे लगता है 2070 तक ही मैं अचीव कर पाऊंगा, तो मैंने 2070 का टारगेट लिया। क्लियर है? इस तरीके से ये सारा प्रिंसिपल है। कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे लिखी हैं। तीसरा, आज आपके अखबार में करंट अफेयर कम थे क्योंकि आजकल ज्यादातर यही डिस्कशन चल रही है क्लाइमेट के ऊपर, और क्लाइमेट और बाकी पॉलिटिकल न्यूज थी, वो हमारे काम की नहीं होती पेपर के लिए। तीसरी जो न्यूज है वो है इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्यों देखना जरूरी होता है? देखो, इससे बनता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया माइनस आपने कितना इंपोर्ट किया। क्योंकि अगर तुमने इंटरनेशनली कुछ भी बेचना है या खरीदना है, अल्टीमेटली सारा ट्रेड डॉलर में होगा। अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे देश की डॉलर में कमाई हो रही है। अगर तुम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो तुम अपनी जेब से डॉलर दे रहे होगे। तो इन दोनों को अगर मैं साल के एंड में फिगर निकालूं, लेट्स सपोज एक्सपोर्ट मेरे 100 बिलियन के रहे, इंपोर्ट मेरे 80 बिलियन के रहे, तो मैंने एक तरह से 20 बिलियन प्रॉफिट में कमा लिए होंगे ना, मेरे देश ने 20 बिलियन प्रॉफिट में कमाए होंगे। तब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कह देते हैं कि आपका जो ट्रेड था वो सरप्लस हुआ है, कि कमाई हुई है। अगर ये उल्टी फिगर होती कि एक्सपोर्ट 80 के हुए हैं, इंपोर्ट 100 का कर लिया, तो मेरी -20 हो जाता, ये आपका बन जाता ट्रेड डेफिसिट। घाटा हुआ है देश को, हमने मंगाया ज्यादा सामान है, बेचा कम है, तो इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया क्या है, ज्यादातर साल ना हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, हम घाटे में रहते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि हमारा लास्ट ईयर के अक्टूबर से इस साल के अक्टूबर तक आपका जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पिछले साल हमारा ट्रेड डेफिसिट 19.9 बिलियन था, ठीक है। इस साल इसका जो राइज हो चुका है, अब इससे डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट आपके 38 के करीब बिलियन के करीब हमारा डेफिसिट है। 35 एक्सपोर्ट्स हैं, सॉरी, ये तो इंपोर्ट का लेवल, पोर्ट का लेवल यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इंपोर्ट्स 55, तो डबल से भी ज्यादा, ठीक है। तो ये रहा, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम है, ये देखो। अगर जनरल फिगर की बात करूं, इंडिया के एक्सपोर्ट्स 35 बिलियन है इस साल की अगर बात करूं, और इंपोर्ट्स 55 बिलियन है, तो हम ऑलमोस्ट 20 बिलियन का घाटा खा रहे हैं, ठीक है। हमें 20 बिलियन चुकाने पड़े हैं अपनी जेब से। इंडिया हमेशा ही घाटे में रहता है, रेयरली कोई महीना होता है, रेयरली कोई साल का टाइम होता है जब हम प्रॉफिट में आते हैं। तो हम अपना घाटा पूरा कैसे करते हैं? $20 बिलियन आते कहां से हैं? लोन नहीं होते इसके ऊपर, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट के ऊपर थोड़ी सरकार लोन लेगी, मतलब लेने को फिर आईएमएफ से ले भी सकती है, वो तो पर एक्सट्रीम केस है। होता क्या है, आपने देखा होगा एक बैंक्स में आपके एनआरआईज के लिए, फॉरेनर्स के लिए अकाउंट की फैसिलिटी अलग से लिखी होती है ना, कि यहाँ पे एनआरआई बैंक अकाउंट्स भी ओपन किए जाते हैं, सब कुछ। हम ना बाहर जो इंडियन कम्युनिटी रहती है उसे अट्रैक्ट करते हैं कि आप अपना इंडिया में भी बैंक अकाउंट ओपन रखो। उससे क्या होता है, वो इंडिया के अंदर पैसा अगर बैंकिंग में डालेंगे, वो तो बाहर से डॉलर में भेजेंगे ना पैसा, वो बैंक अकाउंट में रुपये में शो होगा। तो वो जो उनका अपना बैंक अकाउंट अगर इंडिया में उन्होंने रखा हुआ है, वो डॉलर जो हमारे पास आते हैं वो एक बारी के लिए हम यहाँ से चुका देते हैं। मतलब कर तो रिस्की गेम ही रहे हैं। लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबल चीज है जिससे ये चीज हो सकती है, वो है कि हम किस तरीके से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हो? प्रोडक्शन इनकरेज करने के लिए टैक्सेशन, ठीक है, लेबर लॉस रिलैक्स करके, एफडीआई और अट्रैक्ट करके, ठीक है, और लास्ट में अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है या वीक करना है?
देखो स्ट्रॉन्ग और वीक क्या करेंसी होती है, जैसे आपकी करेंसी अगर 60 पे है, अगर आपकी करेंसी 61, 62, 63 इस साइड को जानी शुरू होती है ना, इसे कहते हैं कि आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है। दूसरे साइड 59, 58 इस साइड को जानी जब शुरू होती है ना, इसे कहते हैं आपकी करेंसी वीक हो रही है। ठीक है, तो सॉरी उल्टा, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी मैं कंसेप्ट बोलने लगा हूं, हाँ सॉरी उल्टा, ये था आपका वीक और ये था स्ट्रॉन्ग। जब करेंसी मतलब ये डॉलर के अगेंस्ट, एक डॉलर के अगेंस्ट जब 61, 62, 63 होने लग जाती है, इसे कहते हैं आपकी करेंसी वीक हो रही है। जब ये नीचे जाने लगती है तो इसे कह रहे हैं आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, हमारे देश के लिए कौन सी चीज अच्छी होती है? $1 1 रुपये के अगर बराबर हो जाए, ये अच्छा है? नहीं सर, ये वीक अच्छा होता है, क्योंकि अगर कोई बाहर से मेरा सामान खरीद रहा है, स्लोली वीक होती रहे। हाँ स्लोली वीक होती जाए, ऑब्वियसली सडन फॉल ना हो, स्लोली वीक होती रहे। क्यों? आज अगर कोई बाहर सामान खरीद रहा है मेरा, लेट्स सपोज आज मेरी करेंसी यही थी, $1 1 रुपए के बराबर था, मैं 1 रुपए का इंडिया के अंदर एक पेन बनाता हूं, वो एक ही पेन खरीद पा रहा है $1 का। कल रेशो ये हो जाए कि $1 2 रुपए के बराबर है, मेरे अंदर आज भी प्रोडक्शन 1 रुपए की हो रही होगी, पर अब वो मुझसे 2 पेन खरीद जाएगा ना, तो मेरे एक्सपोर्ट बढ़ने लगेंगे, तो बड़ी क्वांटिटी जाने लग जाती है। चाहे कमाई स्टार्टिंग में उतनी होती है, पर क्वांटिटी बड़ी जाने लग जाती है। हाँ जी, ठीक है, तो ये आपका करेंसी वीक होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग करेंसी, हमें लगता है कि बाहर घूमने जाना है तो स्ट्रॉन्ग करेंसी हो, मजा ही आ जाए। ठीक है, पर एक्सपोर्ट्स में ऐसे नहीं होता। एक्सपोर्ट्स के लिए तुम्हारी करेंसी जितनी वीक होगी उतना लोग तुम्हारा सामान खरीदेंगे। अगर मुझसे ज्यादा सस्ता चाइना बना रहा है तो लोग चाइना से खरीदेंगे। अगर मेरी करेंसी वीक दिखेगी चाइना के आगे, मेरे यहां से उन्हें सामान सस्ता पड़ रहा है, तो मेरे पास आकर खरीदेंगे। इस कारण करेंसी को वीक रखना जरूरी होता है, और आपके इसलिए देश करेंसी को वीक करके रखते हैं। क्लियर है? तो आज ये छोटे छोटे करंट अफेयर थे।